नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ओजांग टेस्ट प्रैक्टिस पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा ओजांग टेस्ट प्रैक्टिस जो है वो जाना जाता है प्रैक्टिस के लिए, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए। काफ़ी सारे बच्चे जो हैं वो अलग अलग टाइप से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना जो है वो यहाँ पर सीखते हैं और उसमें क्या गलतियाँ होती हैं, कभी कभार हम कुछ गड़बड़ियाँ कर जाते हैं, गलतियाँ कर जाते हैं जो कि हम खुद एनालाइज नहीं कर पाते हैं, सेल्फ एनालाइज नहीं कर पाते हैं। दैट इज़ वाई हमने एक 5 क्वेश्चंस की सीरीज जो है वो स्टार्ट करी है, ताकि हम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना सीखें और उसमें क्या गलतियां करते हैं उसको भी सीखें, उसको भी देखें और कोशिश करें। हमारी जो इसकी कोशिश है वो है कि हम इस प्रीलिम्स में 75% सिक्योर करें। पर्टिकुलर जो आज का सेशन है हमारा वो ज्योग्राफी को डेडिकेटेड है, तो ज्योग्राफी में 75% या उससे ज्यादा स्कोर जो है, मार्क्स जो है वो हम ला पाएं। इसके लिए हम ये सेशन जो है उसके अंदर 5 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, विथ रेफरेंस टू इंडस वाटर ट्रीटी, सिंधु जल समझौता जिसे हम कहते हैं, इंडस वाटर ट्रीटी, उससे रिलेटेड 3 स्टेटमेंट्स हमें दिए हैं और 3 स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ये हमें निकालना है। पहला स्टेटमेंट कहता है, इट वाज ब्रोकर्ड बाय इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन आईडीए, ग्रुप ऑफ वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक का जो ग्रुप है आईडीए, उसने इसकी मध्यस्थता करी थी। सेकंड स्टेटमेंट कहता है, द ट्रीटी वाज साइंड एट अमृतसर इन 1960, 1960 में अमृतसर में इसे साइन किया गया था, हस्ताक्षरित किया गया था। अकॉर्डिंग टू दिस ट्रीटी, इंडिया कैन यूटिलाइज ओनली 10% ऑफ इट्स टोटल डिस्चार्ज ऑफ वाटर। 3 स्टेटमेंट हमें दिए हैं। तीसरा स्टेटमेंट कहता है, इंडिया जो है, भारत जो है वो टोटल डिस्चार्ज जो है इंडस रिवर का, सिंधु नदी का टोटल जल जो है उसका 10% पानी का उपयोग कर सकता है। ये तीसरा स्टेटमेंट हमें कहता है और कौन सा करेक्ट है ये हमें सूटेबल ऑप्शंस के द्वारा निकालना है। अगर हम इसको ध्यान से देखें तो हम जानते हैं कि इसमें मध्यस्थता वर्ल्ड बैंक ने करी थी। फर्स्ट स्टेटमेंट को अगर हम देखें तो मध्यस्थता वर्ल्ड बैंक ने करी थी, लेकिन उसमें वर्ल्ड बैंक जैसा कि आप जानते हैं अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में बटा हुआ है, टोटल 5 इंस्टीट्यूशंस में बटा हुआ हमें दिखाई देता है। उसमें से जो एक इंस्टीट्यूशन है आईडीए, उसने यहां पर मध्यस्थता नहीं करी थी। जो मीडिएटर था वो था आईबीआरडी, आईबीआरडी जिसे हम जानते हैं इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट के नाम से, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट के नाम से। तो आईबीआरडी जो है उसने यहां पर मध्यस्थता करी थी। तो ये स्टेटमेंट हमारा पार्शियली सही है कि वर्ल्ड बैंक था, लेकिन वर्ल्ड बैंक का जो ग्रुप था वो ये आईडीए ना होकर के आईबीआरडी था, तो ये स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट हो जाता है। सेकंड स्टेटमेंट, द ट्रीटी वाज साइंड एट अमृतसर इन 1960, 1960 बिल्कुल सही लिखा हुआ है कि हाँ 1960 में इसे साइन किया गया था। हम बस इतना देखते हैं और सोचते हैं ये स्टेटमेंट सही है, बस आगे बढ़ जाओ। लेकिन एक और चीज जो ध्यान देने की है वो ये है अमृतसर। ये ट्रीटी अमृतसर में साइन नहीं की गई थी, ये ट्रीटी कराची में साइन की गई थी। पाकिस्तान का शहर कराची, कराची में साइन की गई थी 1960 में। तो सिर्फ 1960 देखते ही भावुक नहीं होना है कि बस सही लिखा हुआ है, बस ये स्टेटमेंट करेक्ट है, हम आगे बढ़ जाएंगे। ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट निकल करके आएगा। तीसरा स्टेटमेंट कहता है, इंडिया कैन यूटिलाइज ओनली 10% ऑफ टोटल डिस्चार्ज ऑफ वाटर। यहां पर भी हम जानते हैं 10% पानी नहीं, 20% पानी जो है वो इंडिया यूटिलाइज करता है, बाकी का 80% पानी जो है वो पाकिस्तान को सप्लाई किया जाता है। तीसरा स्टेटमेंट भी हमारा इनकरेक्ट हो जाता है और आंसर हमारा निकल करके आता है नन ऑफ दी अबव। तीनों में से कोई भी करेक्ट हमें देखने को नहीं मिलता है। अगला क्वेश्चन करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर ट्रिब्यूटरी और ट्रिब्यूटरीज ऑफ कृष्णा। कृष्णा नदी की इनमें से कौन कौन सी सहायक नदियां हैं? 3 नाम आपको दिए हैं, दूधगंगा, मालप्रभा और कोयना। इन तीनों में से कौन कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं? अगर आप कृष्णा नदी के बारे में जानते हैं, कृष्णा रिवर के बारे में जानते हैं, तो कृष्णा रिवर जो है वो कुछ ऐसे फ्लो करते हुए जाती है। मेजर जो स्टेट्स हैं महाराष्ट्र, सॉरी महाराष्ट्र, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश में से फ्लो करते हुए जाती है। इसकी ट्रिब्यूटरीज को अगर हम देखें, सहायक नदियों को अगर हम देखें तो देखिए यहां कोयना ट्रिब्यूटरी जो है वो हमें देखने को मिल रही है, यहां पर मालप्रभा जो है वो हमें देखने को मिलती है और यहां दूधगंगा जो है वो हमें देखने को मिलती है। तीनों ही राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं, दाएं तट की सहायक नदियां हमें देखने को मिलती हैं और ये तीनों ही ऑप्शन में दे रखी है हमें, दूधगंगा, मालप्रभा एंड कोयना। तो ये तीनों ही ट्रिब्यूटरीज हैं
कृष्णा रिवर की। दैट इज वाई आंसर हो जाएगा हमारा डी, दैट इज 1, 2 एंड 3। 1, 2 एंड 3 तीनों जो है वो कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। हम अगर मैप पे थोड़ी सी लोकेशंस जो है वो जानते हैं तो इस टाइप का क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करना हमारे लिए काफी आसान हो जाता है। इसी को थोड़ा और टफ बनाया होता है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन सी, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन सी है, तो फिर हमें मैप की और ज्यादा जरूरत पड़ती, फिर हम नहीं डिफाइन कर पाते कि लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन सी है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन सी है। तो मैप पे पकड़ होना हमारी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। थर्ड क्वेश्चन है, वाल्विस बे हैज टेम्परेचर ऑफ 16 डिग्री सेल्सियस एज कंपेयर टू डर्बन्स 25 डिग्री सेल्सियस एंड येट they lie at almost the same latitude. Which oceanic current is responsible for this lower temperature? ये कह रहा है क्वेश्चन, हिंदी में अगर मैं कहूं तो वाल्विस बे नाम का एक शहर है जिसका कि तापमान 16 डिग्री सेल्सियस रहता है, जबकि डरबन शहर का तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहता है, जबकि दोनों लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित हैं। तो ऐसी कौन सी महासागरीय धारा है जो इस निम्न तापमान के लिए उत्तरदायी है? ये क्वेश्चन हमें कुछ इस टाइप का देखने को मिल रहा है। 4 करंट हमें दे रखी है, पेरू करंट, बेंगुएला करंट, लेब्राडोर करंट एंड कैनरी करंट। अगर हम मैप पे देखें, अगर हम करंट्स को देखें मैप पे, तो देखिए वाल्विस बे शहर जो है वो हमें यहाँ नामीबिया जो कंट्री है उसके अंदर हमें देखने को मिलता है, और डरबन शहर जो कि साउथ अफ्रीका में है वो कुछ यहाँ हमें देखने को मिलता है। लगभग दोनों के अक्षांश जो है वो एक जैसे हैं, लेकिन ये कह रहे हैं वाल्विस बे का टेम्परेचर जो है वो 16 डिग्री सेल्सियस है, डरबन शहर का टेम्परेचर जो है वो 25 डिग्री सेल्सियस है। ऐसा क्यों हो रहा है? जबकि अगर हम यहाँ भी देखें तो इक्वेटर के ज्यादा पास तो वाल्विस बे है, वाल्विस बे का टेम्परेचर जो है वो और ज्यादा होना चाहिए था, इक्वेटर की तरफ बढ़ते तो टेम्परेचर बढ़ना चाहिए, और इधर डरबन शहर जो है वो इक्वेटर से ज्यादा दूर है तो ये ठंडा होना चाहिए था, लेकिन मामला थोड़ा उल्टा देखने को मिल रहा है हमें। ऐसा कौन सा कारक है, ऐसा कौन सा फैक्टर है जो इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल है? यहाँ पर जो मेजर रिस्पॉन्सिबल फैक्टर देखने को मिलता है वो है यहाँ पर चलने वाली एक कोल्ड करंट जो कि कुछ इस तरीके से चलती है, जिसका नाम है बेंगुएला करंट। बेंगुएला करंट जो है वो यहां से पास होती है, और इस कोल्ड करंट की वजह से वाल्विस बे का टेम्परेचर जो है वो हमें 16 डिग्री सेल्सियस के आसपास देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये एक बड़ा फैक्टर हो जाता है। यहां पर कुछ और कोल्ड करंट्स को अगर हम देखें तो पेरुवियन करंट जो है वो यहां फ्लो करता है, कैलिफोर्नियन करंट जो है कोल्ड करंट यहां फ्लो करता है, कैनरी कोल्ड करंट जो है वो यहां पर फ्लो करता है, वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट जो है वो यहां पर फ्लो करता है। ये कुछ मेजर कोल्ड करंट्स हैं जो कि हमें पूरे वर्ल्ड में चलते हुए दिखाई देते हैं, और जनरली ये ओशियंस के वेस्टवर्ड साइड पे हमें देखने को मिलते हैं, पश्चिमी किनारों पर हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो यहां पर हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बेंगुएला करंट। बेंगुएला करंट ही वो कारण है जिसकी वजह से वाल्विस बे का टेम्परेचर जो है वो हमें कम देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर दी फॉलोइंग पेयर्स। 2 पेयर दिए हैं हमें, एक तरफ ओशियन करंट दी है, एक तरफ रिलेटेड डेजर्ट दिया है, एक तरफ महासागरीय धारा दी है और उससे संबंधित मरुस्थल जो है वो हमें दूसरी तरफ दिया हुआ है। बेंगुएला करंट नामीब डेजर्ट, पेरू करंट अटाकामा डेजर्ट, कैलिफोर्नियन करंट चिहुआहुआन डेजर्ट, चिहुआहुआन मरुस्थल। इनमें से जो 3 पेयर्स जो आपको दिए हैं उनमें से कौन से करेक्टली मैच्ड हैं, सही सुमेलित हैं, ये हमें देख करके बताना है। अगर हम फिर से चलें उसी मैप पर तो आप देखेंगे हमें पहली करंट जो दी है बेंगुएला करंट और उसके किनारे दिया है हमें नामीब डेजर्ट, मतलब ये पेयर जो है वो करेक्टली मैच्ड है। दूसरा हमें दिया है पेरुवियन करंट और उसके पास में हमें दिया है अटाकामा डेजर्ट, ये जो पेयर है ये भी सही सुमेलित है। तीसरा करंट हमें दिया है कैलिफोर्नियन करंट और उसके पास में हमें दिया है, उसके साथ में सुमेलित करने के लिए दिया है चिहुआहुआन डेजर्ट। चिहुआहुआन डेजर्ट जो है वो थोड़ा सा अंदर की तरफ आ जाता है, जो इसके पास में जो डेजर्ट कैलिफोर्नियन करंट की वजह से बनता हुआ दिखाई देता है वो दिखाई देता है हमें मोजावे डेजर्ट। मोजावे मरुस्थल, मोजावे डेजर्ट जो है वो हमें कैलिफोर्नियन करंट की वजह से बनता हुआ दिखाई देता है। तो ये हमारा इनकरेक्टली मैच्ड है, ये सही सुमेलित नहीं है। बाकी 2 धाराएं जो हैं और जो 2 मरुस्थल हैं वो सही सुमेलित करेक्टली मैच्ड हमें देखने को मिलते हैं। तो यहां पर हमारा आंसर जो है वो हो जाएगा बेंगुएला करंट नामीब डेजर्ट से मैच होता हुआ दिखाई दे रहा है, पेरू करंट अटाकामा डेजर्ट से मैच होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन कैलिफोर्नियन करंट चिहुआहुआन डेजर्ट से मैच होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। दैट इज वाई हमारा आंसर हो जाएगा
1 and 2 ओनली, सिर्फ 2 ही जो है वो करेक्टली मैच्ड है, थर्ड वाला जो है वो करेक्टली मैच्ड नहीं है। अगर हम मैप पर लोकेशन जानते हैं सारे डेजर्ट्स की, सारी करंट्स की, तो बहुत इजी हो जाता है इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना। अगर हम सिर्फ रटते हैं, मैप पर नहीं देखते इन सब की लोकेशन, तो फिर हमारे लिए ये क्वेश्चन कर पाना पॉसिबल नहीं हो पाता है। और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इज और आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ डेजर्ट्स ऑन वेस्टर्न साइड ऑफ कॉन्टिनेंट्स। कॉन्टिनेंट्स जो है हमारे महाद्वीप जो है, उनके पश्चिमी किनारे पर, वेस्टर्न साइड पर डेजर्ट के बनने का, मरुस्थल के बनने के पीछे इनमें से कौन से कारण उत्तरदायी है, रेस्पॉन्सिबल हैं, ये हमें निकालना है। देखिए 4 फैक्टर्स हमें दिए हैं, वाव मशीन करंट्स, ऑफशोर विंड्स, प्लेट टेक्टोनिक्स एंड कोरियोलिस फोर्स। अगर हम इनमें से देखें तो वाव मशीन करंट्स जो हैं वो डेजर्ट्स का फॉर्मेशन नहीं करते हैं। वाव मशीन करंट जो है वो टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, टेम्परेचर बढ़ता है ये जनरली टेम्परेचर्स को बढ़ाते हैं, टेम्परेचर बढ़ता है तो लो प्रेशर की कंडीशंस बनती हैं, और लो प्रेशर की कंडीशन बनती है तो हमें रेनफॉल देखने को मिलता है, वर्षा जो है वो देखने को मिलती है, तो डेजर्ट का फॉर्मेशन होगा ही नहीं। यहां पर अगर कोल्ड ओशन करंट दिया होता तो डेफिनेटली वो एक कारण बनता डेजर्ट के फॉर्मेशन का, मरुस्थल के निर्माण का, बट वार्म ओशन करंट तो हो ही नहीं सकता। सेकंड, अगर हम देखें ऑफशोर विंड्स, तट से दूर जाने वाली जो हवाएं हैं, मान लीजिए ये एक तट है, मान लीजिए एक तट है, इधर ओशिन है, महासागर है, इधर लैंड बॉडी है, स्थल भाग है, और करंट्स जो है, सॉरी विंड्स जो है वो ऑफशोर विंड्स अगर यहां से चल रही है तो यहां की मॉइस्चर को भी वो दूर ले जाती है, इस वजह से हमें यहां पर डेजर्ट का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। ये एक फैक्टर है जो कि हमारा सही आंसर हो सकता है। अभी आगे देखेंगे। अगर हम वार्म करंट्स को भी एलिमिनेट करें तो फर्स्ट ऑप्शन अगर हम एलिमिनेट करते जाएं तो 2 ऑप्शन हमारे सामने से एलिमिनेट हो जाते हैं, ऑटोमेटिकली 2 ऑप्शन जो है वो एलिमिनेट हो जाते हैं। अगर हम आंसर्स को देखें तो 2, 3, 4, 2 एंड 4, तो 2 एंड 4 तो आंसर है ही। अब हमें ये कहानी तो समझ आ गई है कि 2 एंड 4 तो आंसर है ही, तो 2 एंड 4 तो आंसर है ही, ये तो हमें समझ आ गया। अब सिर्फ देखना रहा 3 को, 3 को हमें देखना है कि 3 क्या इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। 3 पे लिखा हुआ प्लेट टेक्टोनिक्स। प्लेट टेक्टोनिक्स के कारण हमें कोई डेजर्ट बनता हुआ नहीं दिखाई देता। प्लेट टेक्टोनिक्स के कारण हमें माउंटेन्स बनते हुए दिखाई देते हैं, हमें प्लेन्स बनते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से, विवर्तनिकी की वजह से हमें कोई डेजर्ट बनता हुआ नहीं दिखाई देता। तो प्लेट टेक्टोनिक किसी भी तरीके से रिस्पॉन्सिबल नहीं होती है डेजर्ट्स के फॉर्मेशन में। तो प्लेट टेक्टोनिक्स को अगर हम और एलिमिनेट करें तो आंसर हमारे सामने है 2 एंड 4, दैट इज ऑफशोर विंड्स प्लस कोरियोलिस फोर्स। कोरियोलिस फोर्स जो है वो विंड्स को डाइवर्ट करता है अपनी डायरेक्शन से, डिफ्लेक्ट करता है, विचलित करता है, और उसी विचलन की वजह से, उसी डिफ्लेक्शन की वजह से विंड्स जो हैं, ओशियन करंट्स जो हैं वो अपनी डायरेक्शन से डिफ्लेक्ट होती हुई दिखाई देती है, और उसी वजह से डेजर्ट्स का फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है। तो ये 2 कारण निकल करके आते हैं। इन पर्टिकुलर जो 4 फैक्टर दिए हैं उनमें से 2 फैक्टर ऐसे निकल करके आते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल है वेस्टर्न साइड ऑफ कॉन्टिनेंट के, डेजर्ट्स के वेस्टर्न साइड पे बनने के। यहां अगर आप देखेंगे तो देखिए सारे डेजर्ट जो हैं वो कॉन्टिनेंट्स के वेस्टर्न साइड पे हमें देखने को मिल रहे हैं। यहाँ देखिए अटाकामा डेजर्ट, यहाँ मैंने अभी आपको बताया मोजावे डेजर्ट, यहाँ सहारा डेजर्ट है ये जो कि काफी ज्यादा फैला हुआ है, यहाँ नामीब डेजर्ट है, यहाँ ऑस्ट्रेलिया के काफी सारे डेजर्ट जो है वो हमें देखने को मिलते हैं, सिम्पसन डेजर्ट, ग्रेट सैंडी डेजर्ट, ये सारे डेजर्ट जो है वो यहाँ देखने को मिलते हैं। तो सारे वेस्टर्न मार्जिन पर, पश्चिमी किनारे पर हमें देखने को मिल रहे हैं, और उसके पीछे कारण है एक तो कोल्ड करंट्स, यहां पर चलने वाली कोल्ड करंट्स, और कोल्ड करंट्स हमेशा यहीं पर क्यों चल रही है, अगेन कोरियोलिस फोर्स की वजह से। कोरियोलिस बल जो है वो उनको इस तरफ लेकर के आता है, कोरियोलिस फोर्स जो है वो इन कोल्ड करंट्स को यहां पर लेकर के आता है। दूसरा कारण जो है वो है ऑफशोर विंड्स, अपतटीय पवनें। अगर आप पवनों को देखेंगे तो यहां पर ट्रेड विंड्स जो है वो कुछ ऐसी जाती हुई हमें दिखाई देती है, यहाँ पर भी ट्रेड विंड्स जो है वो कुछ ऐसी जाती हुई हमें दिखाई देती है, और यहाँ पर भी ट्रेड विंड्स जो है वो हमें कुछ ऐसी जाती हुई दिखाई देती है। यहाँ ट्रेड विंड्स ऐसे जाती दिखाई देगी, यहाँ ट्रेड विंड्स ऐसे जाती दिखाई देगी, और इन सब कारणों से ये दोनों फैक्टर जो है वो निकल करके आते हैं, डेजर्ट्स के फॉर्मेशन के फैक्टर निकल करके यहाँ पर हमें दिखाई देते हैं। तो ये हमारे आज के 5 क्वेश्चंस थे जिनको कि
आप प्रैक्टिस करेंगे, अगर आप देखेंगे ध्यान से तो आपको खुद ही समझ आ रहा होगा कि हम यहाँ पर क्या गड़बड़ियां कर रहे थे। कभी कभी भावुक हो जाते हैं, हम जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश में आ जाते हैं, और कभी कभी हम कुछ गड़बड़ियां कर जाते हैं, कहीं कहीं हम लैग कर जाते हैं, कहीं पर कंसेप्ट हमारे क्लियर नहीं होते, कुछ ना कुछ गड़बड़ियां हम कर जाते हैं। दैट इज वाई हमें क्वेश्चन आते हुए भी हम उसे अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे या सही अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे। और अगर आप ऐसे ही ओजांग टेस्ट प्रैक्टिस जो है उसे ज्वाइन कर सकते हैं। करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज जो है वो आप लोगों के लिए अवेलेबल है, जिसमें लास्ट 18 मंथ्स के करंट अफेयर्स के टॉपिक्स जो हैं उनसे बना क्वेश्चंस जो हैं वो बनाए हुए हैं प्रीलिम्स के लिए, और 1500 से ज्यादा क्वेश्चंस जो हैं वो आप लोगों के लिए अवेलेबल है। आप इसे मात्र 500 रुपीज में, 500 रुपए में इसे ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप एनसीईआरटी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो 1000 क्वेश्चंस वाली पूरी प्रीलिम्स के लिए बनी हुई ये टेस्ट सीरीज है, जो कि अगेन सिर्फ 500 रुपीज में आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी जो ओजांग टेस्ट प्रैक्टिस ऐप है उसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके इसे ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप प्रीलिम्स दे रहे हैं और प्रीलिम्स का पूरा बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो प्रीलिम्स का हमारा बैच जो है वो स्टार्ट हो चुका है। प्रीलिम्स 2020 का बैच हमारा स्टार्ट हो चुका है, और अगर आप उसकी पर्टिकुलर टेस्ट सीरीज, कंप्लीट टेस्ट सीरीज जो है वो ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो भी अवेलेबल है 5000 रुपीज में, जिसमें कि 30 टेस्ट जो है वो अवेलेबल होंगे जीएस प्लस सी सेट के। और अगर आप दोनों ही ज्वाइन करना चाहते हैं तो कॉम्बो ऑफर जो है प्रीलिम्स की क्लासेस प्लस टेस्ट सीरीज, दोनों की क्लासेस जो है, दोनों ऑफर जो है वो आप लोगों के लिए अवेलेबल है 14,000 रुपीज में। तो जो भी बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं इस नंबर पर कॉल करके और डिटेल जो है वो आप जान सकते हैं। चलिए तो आज सेशन को यहीं एंड करेंगे हम। थैंक यू बच्चों, थैंक यू एवरीवन।